नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन में इस वक्त शुरुआत एक अहम खबर के साथ करेंगे। हरियाणा 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित हो चुके हैं। 80.34% ये परीक्षा का परिणाम रहा है। महेंद्रगढ़ की बेटी ने इन परिणामों में टॉप किया है। मनीषा ने इसमें टॉप किया है। 500 में से 499 अंक मनीषा ने हासिल किए हैं और इसके साथ ही वो टॉपर बनी है। कॉमर्स स्ट्रीम में कैथल की पुष्पा ने टॉप किया है। पुष्पा ने 500 में से 498 अंक हासिल किए हैं। फतेहाबाद के छात्र संयम ने भी कॉमर्स में टॉप किया है। छात्र संयम ने भी हासिल किए हैं 500 में से 498 अंक। तो बड़ी बात यह है कि हरियाणा 12वीं बोर्ड के नतीजे अब घोषित हो गए हैं। देर शाम ये नतीजे घोषित हुए, जिसमें 80.34% इस परीक्षा का परिणाम रहा है। महेंद्रगढ़ की बेटी ने इन परिणामों में जो है टॉप हासिल किया है। मनीषा ने टॉप किया है। महेंद्रगढ़ से ताल्लुक रखती है। 500 में से 499 अंक हासिल कर ये टॉपर बनी है। कॉमर्स स्ट्रीम में कैथल की पुष्पा ने टॉप किया है और उन्होंने भी 500 में से 498 अंक हासिल किए हैं। फतेहाबाद के छात्र संयम ने भी कॉमर्स में टॉप किया है और छात्र संयम ने 500 में से 498 अंक हासिल किए हैं। खुश हैं, अच्छा लग रहा है। तो कैसा लग रहा है, जो आप इस सफलता का श्रेय किसे देते हैं? सर, पेरेंट्स को, प्रिंसिपल, टीचर्स को सहयोग देना चाहेंगे। इनके बिना हम कुछ कर नहीं सकते। तो जैसे कि आज आपको कितने अंक प्राप्त हुए? 499। तो क्या आपको उम्मीद थी कि आपको इतने अंक? हाँ सर, पर कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं हुए, इसलिए तो थोड़ा डर लग रहा था। तो जैसे आपका जो 1 मार्क्स कटा है वो किस सब्जेक्ट हिंदी में सर। जी खूब बढ़िया मेहनत करी है जी। बेटी ने कमाल कमाल करके दिखा दिया जी। हमने इतनी उम्मीद नहीं थी कि बच्ची इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी। पढ़ाई खूब कराया करती जी। और हम तो जमींदार, छोटा जमींदार आदमी था। खेती बाड़ी में लगा रहा करता। बेटी हमेशा पढ़ती है और जी खेती में भी हाथ बटाया करती। बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी फर्स्ट आई है और पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। ये विशेष कब पढ़ती थी? किस समय आप इनको देखते थे? तो किस समय पढ़ती थी? ये रात के टाइम पढ़ती थी। आपको उम्मीद थी कि आपकी बेटी पूरे प्रदेश में 1 नंबर पर आएगी? हाँ बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 98-99 की तो सोच ही रही थी कि आएंगे 98, 99। तो आगे तो बहुत अच्छी बात है। तो घर में कैसा माहौल है? सभी बहुत खुश हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सभी को कि सभी बहुत खुश हो रहे हैं। अच्छे नंबर आए हैं। जैसा कि आपकी ज्वाइंट फैमिली है, 2 परिवार इकट्ठे हैं, तो और भी भाई बहन होंगे। तो वो जो भाई बहन हैं उन्होंने कैसे आपको इंस्पायर किया, कैसे आपका जो हौसला है वो बढ़ाया? मेरे को सभी बोलते रहते थे पढ़ ले सारा दिन पढ़ ले कर, तो इसलिए सभी ने हौसला बढ़ाया। मेरे बड़े भाई ने भी कहा था कि अगर कुछ करना तो पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने पढ़ा था, इसलिए अच्छे नंबर आ गए। जैसा कि आप प्रदेश भर में प्रथम रही हो कॉमर्स स्ट्रीम में, 2 नंबर एक सब्जेक्ट में 2 नंबर, यानी 4 सब्जेक्ट में आपके 100 आउट ऑफ 100 हैं, तो एक में 98 नंबर। क्या उनका दुख हुआ 2 नंबर कटने का? हाँ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मुझे पता था 2 नंबर वैसे कटेंगे, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और चलिए अब बात कोरोना अपडेट की करते हैं। हरियाणा में का पूरा हाल आपको बताते हैं। हरियाणा में 24 घंटे में 600 नए केस सामने आए हैं। 9 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा में करीब 27,500 केस अब हो चुके हैं। 364 ने अभी तक दम तोड़ दिया है। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो 121 नए केस यहां पर सामने आए हैं। फरीदाबाद में 111 नए मरीज मिले हैं। पानीपत में 94, अंबाला में 55, सोनीपत में 41 और केस सामने आए हैं। करनाल की अगर बात की जाए, सीएम सिटी है और यहां पर भी 33 नए केस सामने आए हैं। पलवल में 28, रेवाड़ी में 16 मामले दर्ज किए गए हैं कोरोना के। और हरियाणा में कोरोना से 9 और लोगों की मौत हो चुकी है। फरीदाबाद, रोहतक और करनाल में 2-2 मरीजों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। झज्जर, पलवल, पानीपत में भी 1-1 मरीज की मौत हो गई है। और हरियाणा में 76% के पार रिकवरी रेट पहुंच चुका है। हरियाणा में अब तक 6000 से ज्यादा एक्टिव केस है।
और चलिए अब आपको पंजाब का हाल बताते हैं। पंजाब में अब तक करीब 11,000 केस आ चुके हैं। 265 की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। 24 घंटे में 400 से ज्यादा नए केस भी सामने आए हैं। 3 लोगों ने जान गंवा दी है कोरोना की वजह से। होशियारपुर में 69 केस सामने आए हैं। ज्यादातर बीएसएफ के जवान बताए जा रहे हैं। अमृतसर में 15 बीएसएफ के जवान बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही 34 नए मरीज मिले हैं। संगरूर की अगर बात की जाए तो 49 और नए केस सामने आए हैं और पटियाला में 46 मामले दर्ज किए गए हैं। जालंधर की अगर बात की जाए तो 36 केस दर्ज किए गए हैं यहाँ पर कोरोना के। लुधियाना में 28 नए केस सामने आए हैं। पंजाब में कोरोना से 3 और लोगों की मौत हो गई है। लुधियाना में 53 वर्षीय महिला ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी है। जालंधर और पटियाला में भी 2 बुजुर्गों की मौत हो चुकी है। सूबे में अब तक 7300 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। तो ये था कोरोना का हाल। अब अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक में रणनीति तैयार की गई है। सीएम मनोहर लाल की बैठक में अध्यक्षता हुई थी और इसमें पूरा बड़ौदा उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। पंचायत चुनाव पर भी सीएम की तरफ से चर्चा की गई है। नगर निकाय के चुनाव पर भी चर्चा की गई है। सीएम की तरफ से ये कहा गया है। पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का इस बैठक में अहम तौर पर स्वागत किया गया, जो पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद किसी बैठक में शामिल हुए थे। इसके साथ ही बैठक में रतन लाल कटारिया, ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी के सभी विधायक मौजूद रहे। किसानों के मुद्दे पर हुड्डा के आरोपों पर भी सीएम ने इस बैठक में अहम तौर पर जवाब दिया है। कृषि अध्यादेशों पर विपक्ष को कम ज्ञान है, यही वजह है वो कि इस तरह की अर्गनल बयानबाजी करते रहते हैं। ये कहना है सीएम मनोहर लाल का। एमएसपी लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही किसानों को फसल बेचने की स्वतंत्रता है। 23 जुलाई को पदभार संभालेंगे धनखड़। इसके साथ ही उपचुनाव कांग्रेस के लिए चुनौती है, ये ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से ये कहा गया है। बड़ौदा उपचुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ा अवसर है। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक भी थी, उसमें बड़ौदा उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही जो हरियाणा के अध्यक्ष बने अभी उनका भी अहम तौर पर स्वागत किया गया। और ओम प्रकाश धनखड़ का ये कहना है कि अभी इस वक्त उनके सामने अगर कोई चुनौती है वो तो सबसे पहले बड़ौदा का उपचुनाव है, जिसे लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस दी है और बीजेपी यहां पर जीत भी दर्ज करेगी, ये कहना है ओम प्रकाश धनखड़ का। यात्रा में एक जो नया विषय और जुड़ा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, इन्होंने पदभार संभाला है। विधिवत 23 तारीख को पार्टी का पदभार रोहतक जाकर के संभालेंगे, लेकिन आज विधायक दल की ओर से हमने मिलकर के इनका स्वागत किया है, इनको बधाई दी है, इनको शुभकामना दी है। और विचार विमर्श में निश्चित रूप से ये बात आई है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, सरकार में एक जो तालमेल होता है, एक जो फीडबैक होता है, जैसा पहले चल रहा है उसमें और अच्छा आगे गति से चले। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते से एक परंपरा है कि 3-3 वर्ष के 2 कार्यकाल के बाद नया प्रदेश अध्यक्ष, अगर नया अध्यक्ष, हर लेवल पर अध्यक्षों की नई चुनाव अथवा नियुक्ति होती है। तो उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के 12वें अध्यक्ष के नाते श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ ने कार्यभार संभाला है। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और विधायक दल का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में आमंत्रित कर जो अभिनंदन किया है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। 2 बातें मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि जो अपॉर्चुनिटी मुख्यमंत्री जी ने किसानों को सीधे अपना माल बेचने की दी है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं हुड्डा साहब से पूछना चाहता हूं, क्या ट्रैक्टर में ट्रॉली में रख के किसान अपना प्याज सड़क के किनारे नहीं बेचें? क्या अपने टमाटर नहीं बेचें? क्या अपनी सब्जियां नहीं बेचें? क्या उनको खिलाफ हैं? अगर मेरे खेत में रिलायंस फ्रेश वाला, बिग बास्केट वाला, बिग बाजार वाला कहता है कि आपकी सारी गाजर मैं ले लूँगा, आपके सारे अमरूद मैं ले लूँगा, सारे टमाटर मैं ले लूँगा, तो क्या वो नहीं उनको दें? वो गुमराह करने का प्रयास नहीं करें। ये एक अवसर दिया है।
तो बीजेपी जीत का दावा कर रही है, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और न्यूज 18 से खास बातचीत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति तैयार की गई, चर्चा की गई। तमाम विधायक, पूर्व विधायक को मैदान में उतारा जाएगा। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। बीजेपी की विफलताओं के आधार पर जनता से वोट मांगे जाएंगे। कांग्रेस अपने शासनकाल की उपलब्धियां भी गिनवाएगी, ये कहना है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर तैयार की गई है रणनीति और इसी के मसले पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने न्यूज 18 के साथ बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसानों के मुद्दे पर मनोहर सरकार को अहम तौर पर घेरेंगे। तो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी रणनीति तैयार की है, बैठक की है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से रणनीति तैयार की गई, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अहम बैठक की है, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये कहा गया है न्यूज 18 के साथ बातचीत में कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर इसमें चर्चा की गई है और कांग्रेस ही इस बड़ौदा उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज करेगी। सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है और आज विधायकों के साथ नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बातचीत की है, रणनीति तैयार की गई है। क्या रणनीति रहेगी, किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस मैदान में जा रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बताइए क्या तय किया गया, किस तरीके से सत्ताधारी पार्टी को आप घेरेंगे, गठबंधन सरकार को घेरेंगे? अभी सबसे विचार विमर्श किया है और सबका एक ही फीडबैक है कि लोग जो है मन बना चुके हैं, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होगा। लेकिन सभी विधायक साथी जितनी जिनकी आज मीटिंग थी, वैसे तो कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, लेकिन जो डिपार्टमेंटल मीटिंग थी उन्हें सबने ये कहा और ये फैसला किया गया कि हम बड़ौदा हल्के में हर घर तक जाएंगे, हर घर में जाएंगे और इस सरकार की विफलताएं और हमारे समय की सरकार की उपलब्धियां घर घर तक पहुँचाएंगे। तो इसमें क्या सर विधायकों की भी ड्यूटी लगी है या बड़े जो दूसरे नेता हैं सबको आप मैदान में उतारेंगे, किस तरीके से तैयार किया गया है? विधायक भी, पूर्व विधायक भी और जो नेता हैं सब वर्गों के सब जाएंगे। अभी तो आज क्योंकि जो यहाँ पे थे उन्होंने ये कहा, हम जाएंगे, गाँव में जाएंगे। सर, बड़ौदा सीट की अगर बात करें, पारंपरिक तौर पर कांग्रेस का वहाँ वर्चस्व रहा है, हमेशा आप जीतते आए उस सीट को, लेकिन अक्सर उपचुनाव में जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसको थोड़ा सा एज होता है, फायदा होता है। आपको लगता है, और लगातार जिस तरीके से चाहे नियुक्त अध्यक्ष बीजेपी के उन्होंने दावा किया या मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया, उन्होंने ये कहा है कि चुनौती हमारी नहीं है, चुनौती तो कांग्रेस की है, हमारे लिए तो अवसर है। सरकार किसकी है? चुनौती तो उन्हीं को है और लोग मन बना चुके हैं, कांग्रेस जीतेगी। एक सर, जो किसानों को लेकर 3 अध्यादेश जारी किए गए थे, उन पर आपने कहा कि जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं होगी तब तक इन अध्यादेशों का लाभ नहीं है, लेकिन सरकार कहती है कि अध्यादेश की जो एमएसपी की गारंटी है वो हम दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि एमएसपी खत्म होगी। नहीं, ये नहीं कहा, वो नहीं समझे नहीं आप। एमएसपी खत्म नहीं होगी ये तो अलग बात है, लेकिन जो ऑर्डिनेंसेस हैं उनमें क्या है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान है, एक बाहर से कोई भी खरीद सकता है, कोई मंडी में लाना जरूरी नहीं, वो तो पहले भी प्रावधान उसमें। बाहर अगर किसान बेचना चाहता था तो कोई रोक टोक नहीं थी। एक दूसरे प्रदेश में मूवमेंट भी फ्री है, वो भी पहले से फ्री थी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो है उसमें एमएसपी का प्रावधान नहीं है। इसका मतलब ये है, और जो किसान है और कंपनी में कोई मतभेद हो जाता है, मान लो कंपनी को लगता है घाटा है और वो कभी भी क्वालिटी अच्छी नहीं है इसकी, किसान रिजेक्ट करती है, तो किसान कहीं कोर्ट में नहीं जा सकता, वो तो एसडीएम डिप्टी कमिश्नर के जाएगा, उसका प्रावधान नहीं है कोर्ट में जाने का। तो इसका मतलब ये है, कंपनी से एक बार समझौता हुआ तो किसान तो अपनी जमीन पर मजदूर बनकर रह जाएगा। तो ये इसमें संशोधन करना चाहिए। और अब बात मौसम की करते हैं। आज भी खराब रहेगा मौसम। कई शहरों में 2 दिनों से लगातार बरसात हो रही है। जगह जगह जलभराव ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। हिमाचल में 23 जुलाई तक खराब रहेगा मौसम। नदी और नालों से दूर रहने की अपील की गई है। यही वजह है कि आपको बता दें कि लगातार हिमाचल में मौसम खराब है, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो नदी और नालों से दूर रहें। बड़ी बात यह है कि 2 दिनों की लगातार बारिश के बाद आज भी मौसम खराब रहने की उम्मीद है। भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। कई शहरों में लगातार बारिश का दौर जारी है और इस बीच आज भी
भारी बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। जगह जगह जल भराव भी हुआ है और इसके साथ ही प्रशासन के दावों की पोल भी खुल गई है। वो दावे जिसमें ये कहा गया था कि पुख्ता इंतजाम है, इस बार जल भराव की किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता रेशमा कश्यप शिमला से लाइव जुड़ गए, इसके साथ ही सचिन शर्मा मनाली से लाइव जुड़ गए हैं। रेशमा, सबसे पहले आपके पास आऊंगी और आपसे ये जानना चाहूंगी कि 2 दिन से लगातार मौसम खराब है, बारिश हो रही है, आज किस तरह के हालात है और अभी तक क्या कुछ स्थिति वहां पर देखी जा रही है? आज और कल प्रदेश में कोई अलर्ट फिलहाल जारी नहीं किया गया है, फिर भी प्रदेश के 1-2 जो स्थान है वहां पर हल्की बारिश की जो संभावनाएं हैं वो जारी की गई है। अगर हम बात मंगलवार की करें तो मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हुई थी और सोमवार से लगातार अगर हम कहें देर रात से लेकर मंगलवार दोपहर तक बारिश होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा कम हुआ है और हिमाचल के जो ऊपरी इलाके हैं, चाहे रोहतांग की बात करें, कुल्लू की बात करें या लाहौल स्पीति की बात करें, ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई है, जिसके चलते प्रदेश के जो निचले इलाके हैं वहां तक हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर कम हुआ है। शिमला की अगर मैं आपको जानकारी दूं तो यहाँ पर भी हल्की जो ठंड है यहाँ पर हो गई है। और इसके अलावा हम आज की अगर आपको मैं जानकारी दूं, आज भी प्रदेश के अधिकांश जो क्षेत्र है वहां पर हल्की हल्की जो बारिश है उसकी जो संभावना है मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। किस तरह का जो मौसम है यहाँ पर में हुआ है मैं आपको दिखाना चाहूंगी। फिलहाल आसमान में आप जिस तरह से देख पा रहे हैं कि जो हल्के बादल है अभी भी आसमान में छाए हुए हैं और संभावना ऐसी लग रही है कि कुछ ही देर में जो बारिश है वो यहाँ पर हो सकती है। आगामी दिनों की मैं आपको जानकारी दूं तो कल यानी कि 23 तारीख को भी प्रदेश में जो मौसम है वो ऐसा ही रहने वाला है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं और 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है, लेकिन फिर से हम कह सकते हैं कि मानसून फिर से थोड़ा सक्रिय होगा और 24 और 25 तारीख को प्रदेश में फिर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है और हिमाचल प्रदेश के जो 6 जिले हैं शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा, वहां पर मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो जताई गई है। अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है और प्रशासन को भी हम कह सकते हैं कि मुस्तैद रहने को कहा गया है। अगर हम पिछले कल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 1-2 स्थानों पर बारिश होने के चलते कुछ जो नुकसान है वो निचले इलाकों में, मैदानी इलाकों में, जिस तरह से हम बात करें जो मक्की की फसल होती है, थोड़ी बारिश की वजह से हम कह सकते हैं कि नुकसान उसको लेकर हुआ है, लेकिन ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होने की वजह से जो ठंड है वो काफी बढ़ गई है। ऑल ओवर अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में जो टेम्परेचर है वो 7 डिग्री तक कम हुआ है, जिससे हिमाचल प्रदेश के जो निचले इलाके हैं जहां पर थोड़ी हम कह सकते हैं कि गर्मी हो गई थी, एक उमस भरा मौसम था, उसमें कहीं ना कहीं जो राहत है वो देखने को मिल रही है। और आने वाले दिनों में हम आपको जानकारी दे रहे हैं जिस तरह तो से राहत मिली है। रेशमा, सचिन शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, आपसे ये जानना चाहूंगी कि मनाली में अभी कैसा है मौसम का हाल और कहा यह जा रहा है कि पर्यटक भी वहां पहुंचे, तो अभी कितनी तादाद में वहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं और किस तरह की तैयारी वहां पर प्रशासन की तरफ से की गई है? जी हाँ कुसुम, देखिए अगर मैं बात करूं मनाली तो मनाली में जो पिछले 2 दिनों से जो है लगातार बारिश जो है यहाँ पर होती जा रही है। हालांकि हल्की बारिश थी, लेकिन आज जो है सुबह के समय जो यहाँ पे बारिश का दौर वो यहाँ पे थम चुका। हालांकि आसमान में जो है वो बादल यहाँ पे छाए। मैं कुछ तस्वीरें सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। आप देखते हैं कि अभी भी जो है सुबह का समय है और अभी भी जो आसमान में जो है वो हल्के बादल यहाँ पर जो है छा चुके हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो घाटी में पूरा अलर्ट यहाँ पे किया गया और सभी लोगों से यहाँ पे अपील की गई है कि इन बरसात के दिनों में कोई भी लोग जो इसमें नदी नालों के स्पीड ना जाए। इस अलावा मैं बात करूं, हालांकि इसमें जिस तरह कोरोना काल यहाँ पे चल रहा है तो कोरोना के चलते हुए फिलहाल कोई भी पर्यटक जो है मनाली नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि जिस तरह की जो कंडीशनें पर्यटकों पे लगाई गई है और मनाली में जो होटल है वो भी सारे बंद कर दिए गए, तो ऐसे में जो है बहुत कम संख्या में जो पर्यटक यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे में इसमें जो बात करूं तो खासकर जो घाटी के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वही यहाँ पर मौजूद है और बाहर से आने वाले पर्यटक जो है बहुत कम संख्या में जो मनाली पहुंच पा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं उनको लेकर भी पूरे एहतियात यहाँ पे बरते जा रहे हैं और प्रशासन की तरफ से उन लोगों से भी कहा जा रहा है कि वो जो बरसात के दिनों जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पे वो न जाए और इसके साथ जो नदी नाले है वहां पे वो न जाए। हालांकि मैं बता दूं कि जिस तरह पिछले 2 दिनों से मनाली में जिस तरह हल्की बारिश हो रही, तो जो मनाली के ऊपरी क्षेत्र है जैसे रोहतांग दर्रा या रोहतांग दर्रे के आसपास की जो ऊंचाई वाले क्षेत्र या फिर जिला लाहौल स्पीति जो क्षेत्र है वहां पर जो है हल्की हिमपात हुआ है। जो ताजा जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार जो है श्रृंखला दर्रा में वहां पर जो है पिछले कल जो है ताजा हिमपात वहां पर हुआ है। इसके अलावा मैं बात करूं जिस तरह का मौसम जो है घाटी में जी सचिन, एक तरफ कोरोना काल और ऊपर से मौसम की मार, इस तमाम जानकारी के लिए आपको शुक्रिया कहना चाहूंगी। प्रशासन ने यही कहा है कि एहतियात बरते, अपने घरों में रहे, क्योंकि
कोरोना काल है, ऊपर से मौसम की बात है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।